हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीए फाउंडेशन का बिजनेस लॉ का यानी कि पेपर नंबर 2A का रिवीजन टेस्ट पेपर आरटीपी रिलीज हो चुके हैं फॉर दिसंबर 2023 एग्जाम्स और आज हम लॉ का आरटीपी डिस्कस करने वाले हैं। अब आरटीपी का पहली बात आप सुनेंगे कि पर्पस क्या होता है। आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर, तो इस टेस्ट पेपर को अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो आपका ऑलमोस्ट पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाता है। आपको एटलीस्ट ये पता लग जाता है कि मैं कौन से चैप्टर के कौन से यूनिट के क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, कौन से यूनिट के क्वेश्चन मुझे दिक्कत कर रहे हैं, ताकि अकॉर्डिंगली आप आगे की चीजें रिवाइज कर सको, अपना रिवीजन प्लान कर सको। क्लियर? तो आरटीपी जरूर सॉल्व करो आप। अभी हम लॉ का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद एक बार आप खुद से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शीतल वॉज अ क्लासिकल डांसर। तो शीतल एक क्लासिकल डांसर थी। उन्होंने एग्रीमेंट किया है विद शरद विद्या मंदिर फॉर 50 डांस परफॉर्मेंसेस कि वो 50 डांस परफॉर्मेंसेस करेंगी एट शरद विद्या मंदिर। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उन्हें एवरी वीकेंड परफॉर्म करना है, मतलब सैटरडे संडे परफॉर्म करना है और उनको 8000 पर परफॉर्मेंस पैसा मिलेगा। एक महीने के बाद वो आती नहीं है, ठीक है, वो अपने आप को एब्सेंट कर लेती हैं विदाउट इन्फॉर्मिंग। इन्फॉर्म भी नहीं किया और छुट्टी मार ली, आई नहीं डांस परफॉर्म करने अपने पर्सनल रीजंस की वजह से। तो आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करना है। पहली बात, अब क्योंकि शीतल डांस के लिए अपीयर नहीं हुई है, क्या शरद विद्या मंदिर के पास राइट है कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने का? तो आंसर इज यस। अगर प्रॉमिसर विलफुली अपने आप को एब्सेंट रखता है फ्रॉम परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, तो प्रॉमिस सी के पास राइट होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। फिर आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा है, अगर मैनेजमेंट ऑफ शरद विद्या मंदिर ने शीतल को ये इन्फॉर्म कर दिया होता कि हम आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो क्या अब कैंसिल कर सकते हैं? मतलब एक बार ये बात कम्युनिकेट करने के बाद कि हम कंटिन्यू करेंगे, क्या वो कैंसिल कर सकते हैं? तो आंसर इज नो। भाई प्रॉमिसी के पास राइट है कि वो या तो कंटिन्यू करे या कैंसिल करे। अगर वो कैंसिल कर देता है तो कंटिन्यू नहीं कर सकता, और अगर वो कंटिन्यू का ऑप्शन ले लेता है तो कैंसिल नहीं कर सकता। थर्ड इज, कैन शरद विद्या मंदिर क्लेम डैमेजेस इन एनी ऑफ द अबव केसेस? दोनों केसेस में से, ऊपर वालों में से, क्या शरद विद्या मंदिर जो इंस्टीट्यूट है वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है? तो अगर देखो, अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करा तो डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, पर अगर कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रखा तो किस बात के डैमेजेस? क्लियर? तो फर्स्ट केस में जहां पे वो टर्मिनेट कर देते हैं अगर, तो डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, बट इन सेकंड केस डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वहां तो वो कंटिन्यू कर रहे हैं ना। क्लियर? आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या गिवन है। तो एज पर सेक्शन 39 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अगर एक पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूज कर देती है, मना कर देती है परफॉर्म करने से, या अपने आप को डिसेबल करती है, मतलब अपीयर नहीं होती है, काम करती ही नहीं है, अपना प्रॉमिस पूरा करती ही नहीं है, तो प्रॉमिसिंग तो अदर पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकती हैं अनलेस उसने अपने वर्ड से या अपने एक्शन से ये शो कर दिया है कि हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ से आपको ये पता लग रहा है कि अगर कंटिन्यू कर देते हैं फिर कैंसिल नहीं कर पाएंगे। और प्रॉमिस सी को shall be required to perform personally if there is apparent intention of the parties। बेसिकली जहाँ पर्सनल स्किल वाला क्वेश्चन है, डांसिंग है, सिंगिंग है, पेंटिंग है, तो वहां पे प्रॉमिसी को खुद से ही परफॉर्म करना है अनलेस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा है तो। ऑल्सो एज पर सेक्शन 75 ऑफ द एक्ट, जिस पर्सन के पास राइट है कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड करने का, वो डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है जो भी उसे लॉस हुआ है ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिस के लिए। डन। तो इन द अबव केस फर्स्ट पार्ट में हम कहेंगे कि शीतल कुड नॉट परफॉर्म, शरद विद्या मंदिर कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड केस में हम कहेंगे कि मैनेजमेंट ऑफ शरद विद्या मंदिर ने अगर कंटिन्यू के बारे में बता दिया तो उसके बाद में इट कैन नॉट रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। और थर्ड वाले में कि डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं इन द केस वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसिल्ड, कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड, दैट इज इन पार्ट 1। तो आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर है। तो डैमेजेस के ऊपर क्वेश्चन था और डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि एक परिधि है, परिधि माइनर है वो। ओके मैम, ये माइनर के ऊपर क्वेश्चन है इसका मतलब, और उन्होंने अपनी एज को फॉल्सली मिसरिप्रेजेंट किया है और एग्रीमेंट कर लेती हैं एक ऑथराइज्ड लैपटॉप डीलर मिस्टर मित्तल के साथ। उन्होंने एक लैपटॉप खरीदा है फॉर 60,000। उन्होंने कहा मैं ये पैसे वापस कर दूंगी 16% पर एनम के इंटरेस्ट के साथ 31 जुलाई 2023 तक, और उन्होंने कहा है कि अगर मैं पे नहीं कर पाई तो मेरे फादर इसको पे करेंगे।
आफ्टर 1 ईयर परिधि को बोला गया कि भैया पैसे वापस करो, तो परिधि ने मना कर दिया, मैं तो माइनर हूं, मैं पैसा कैसे वापस करूं, अब तो आप मुझसे पैसा रिकवर ही नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज और बताइए कि वो ना मेजर होने वाली है ऑन 1 जनवरी, और वो कह रही है उसके बाद ही अग्रीमेंट रेटिफाई हो सकता है। तो आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बताना है कि मिस्टर मित्तल इनमें से कौन सी सिचुएशन में अपना पैसा रिकवर कर पाएंगे, इनमें से कौन से तरीके से अपना पैसा रिकवर कर पाएंगे। तो फर्स्ट तरीका है बाय फाइलिंग अ केस अगेंस्ट परिधि। परिधि के अगेंस्ट केस कर दो, क्या पैसा रिकवर कर पाओगे। सेकंड केस है बाय फाइलिंग अ केस अगेंस्ट मिस्टर राम, परिधि के फादर के अगेंस्ट केस कर दो, क्या पैसा रिकवर कर पाओगे। या फिर परिधि के अगेंस्ट केस कर दो मेजर होने के बाद। तो 3 आपके पास ऑप्शन दिए हैं और पूछा है कि इनमें से कौन सा तरीका यूज करने से मिस्टर मित्तल अपना पैसा रिकवर कर पाएंगे। तो क्या परिधि के अगेंस्ट केस करने से रिकवर कर पाएंगे? आंसर इज नो, बिकॉज अग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड ab initio। ठीक है। बाय फाइलिंग अ केस अगेंस्ट मिस्टर राम, फादर के अगेंस्ट केस करने से क्या पैसा रिकवर कर पाएंगे? स्टिल आंसर इज नो, क्योंकि पहली बात तो यहाँ क्लियर नहीं किया कि उसके फादर को पता था या नहीं पता था। तो आप पूरा प्रोविजन लिख देना कि माइनर अपने पेरेंट को या अपने गार्जियन को बाइंड नहीं कर सकता अनलेस वो उनका एजेंट बन के ही काम कर रहा हो। तो यहाँ पे वी कैन एज्यूम कि मिस्टर राम को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी और इसीलिए मिस्टर राम यानी कि परिधि के फादर से पैसा रिकवर नहीं किया जा सकेगा। थर्ड वाले में लिखा है कि परिधि जब मेजर हो जाएगी तब केस कर दो। तो भाई रैटिफिकेशन तो होता ही नहीं है ना माइनर के कॉन्ट्रैक्ट में। ऐसा थोड़ा है कि माइनर ने बच्चा होने के टाइम जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो बड़े हो जाएगी, जब मेजर हो जाएगी तो उसी कॉन्ट्रैक्ट को ठीक कर पाएगी। नो, वो तो वॉइड है, वॉइड ab initio ही रहेगा। मेजर होने पे आप उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते। तो आंसर इज नो इन ऑल द 3 केसेस। आइए हम आंसर देखते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय माइनर इज वॉइड ab initio, अंडरलाइन कर देंगे। सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कहता है कि माइनर कॉम्पिटेंट नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग माइनर के साथ किया गया अग्रीमेंट वॉइड ही होता है। और बाय फॉलोइंग दी अबव प्रोविजन मिस्टर मित्तल भाई माइनर से तो पैसा रिकवर नहीं कर पाएंगे। और फिर दूसरे वाले में लिखा है कि माइनर अपने पेरेंट और गार्जियन को भी बाइंड नहीं करता अनलेस वो उनके बिहाफ पे काम कर रहा हो, तो वो मिस्टर राम से भी पैसा रिकवर नहीं कर पाएंगे। थर्ड लिखा है नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी, भाई माइनर अपने कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई नहीं कर सकता बड़े होने के बाद। तो ऐसा नहीं है कि मेजर हो जाएगा तो आप पैसा रिकवर कर पाओगे, तब भी आप परिधि से पैसा रिकवर नहीं कर पाओगे। तो आंसर इज नो इन ऑल द 3 केसेस। इनमें से किसी भी तरीके से मिस्टर मित्तल हैं जो अपना पैसा रिकवर नहीं कर पाएंगे फ्रॉम परिधि। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। ये क्वेश्चन बेस्ड है ऑन क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। देखो आपको पहली लाइन से पता लग जाएगा, रोहन को वॉलेट मिलता है एक रेस्टोरेंट में, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। उसने सब जगह पता किया, सारे कस्टमर से पूछा, बट ट्रू ओनर का पता नहीं लग पाया। तो उसने वो जो वॉलेट था वो मैनेजर को दे दिया, बोला कि अपने पास रखो जब तक ओनर नहीं मिल जाता है। 1 वीक के बाद रोहन वापस आता है पता करने के लिए कि उस वॉलेट का क्या हुआ। तो मैनेजर वॉलेट को वापस देने से मना कर देता है, कहता है कि वो तो तुम्हारा है ही नहीं ना, वो तो मैं रख रहा हूँ। तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन से बताओ क्या रोहन ये वॉलेट रिकवर कर सकता है मैनेजर से। तो पहली बात तो प्रोविजन एप्लीकेबल कौन सा हो रहा है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। आपका जो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स वाला है वो वाला टॉपिक यहाँ पे लग रहा है। तो आप एक बात बताओ, जो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स होता है वो उसकी लायबिलिटी होती है ओनर को ढूंढना और जब तक सामान की केयर करना, और अगर नहीं मिलता है तो एक वो ही बंदा है कि वो सामान को यूज कर सकता है। तो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स के पास ही राइट होता है कि वो सामान को अपने पास रखे। तो यहाँ पे अगर मैनेजर ने वॉलेट लेके रखा है तो बिल्कुल गलत किया है और रोहन वो वॉलेट रिकवर कर सकता है फ्रॉम मैनेजर। क्लियर? आओ देखते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 71 क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। अ पर्सन हु फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर, और अपनी कस्टडी में ले लेता है तो वो बेली की तरह एक्ट कर रहा होता है। उसे क्या करना होता है, पूरे ध्यान से उस सामान का ख्याल रखना होता है। उसके पास कोई राइट नहीं होता है गुड्स को यूज करने का, और उसको गुड्स को वापस करने होते हैं जब ओनर मिल जाता है। हाउएवर सब कुछ करने के बाद भी अगर ओनर नहीं मिलता है तो वो ही गुड्स को अपने पास रखेगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि मैनेजर को भैया रोहन को वॉलेट देना पड़ेगा, बिकॉज रोहन वॉज द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। ठीक है, उसी के पास राइट है कि वो वॉलेट को अपने पास रख सकता है एक्सेप्ट द ट्रू ओनर। मतलब बस एक ट्रू ओनर के अलावा और सबसे पहला राइट रोहन का है वॉलेट को अपने पास रखने का। आई होप इट्स क्लियर। तो ये आपका क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन था जहां पे फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स ही जो गुड्स मिले हैं उसे अपने पास रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट।
मिस्टर सोहन है, एक वेल्दी इंडिविजुअल है, बहुत पैसे वाले आदमी है, उन्होंने लोन दिया 80,000 का टू मुकेश। तो पहले तो 80,000 का लोन दिया, फिर मुकेश को और पैसों की जरूरत पड़ी तो उन्होंने 1 लाख का और दिया, फिर 50,000 का और दिया। अब ना थोड़े टाइम बाद मुकेश ने पेमेंट करी है 75,000 की, और उसने बोला है 75,000 में से 50,000 तो आप इस पे यूज करना 3 मार्च वाला, और बाकी सारा आप यूज करना ऑन 26 फरवरी वाला, मतलब 80,000 वाला। सोहन ने कहा नहीं, तुम ऐसे कैसे बता सकते हो, मैं तो अपने आप देखूंगा मुझे कैसे यूज करना है। तो आपको बताना है क्या जो मुकेश ने बात कही है वो सही कही है। तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट में अगर पेयर बता रहा है कि कैसे एडजस्ट करना है तो वो बता सकता है बिल्कुल, और उसी हिसाब से एडजस्ट करना होगा। तो कंटेंशन ऑफ मिस्टर मुकेश करेक्ट, यस। सेकंड में आपको बताना है कि अगर बोरोवर जो पेयर है वो अगर कुछ नहीं कहता है तो कैसे एडजस्ट होगा। तो सोहन अपने हिसाब से अप्रोप्रिएट करेगा पेमेंट्स को। और थर्ड में आपको बोला है कि अगर दोनों में से कोई भी ऑर्डर ऑफ एडजस्टमेंट डिसाइड नहीं करता है तो कैसे एडजस्ट होगा। तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होगा बाय सीक्वेंस ऑफ टाइम, इन ऑर्डर ऑफ टाइम। जो डेट पहले लिया गया था उस पर पहले आप पेमेंट को एडजस्ट करोगे, राइट। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से ही क्वेश्चन था। आइए देखते हैं। इन केस वेयर अ डेटर ओज सेवरल डेट टू द सेम क्रेडिटर, और वो पेमेंट करता है जो कि पूरा पेमेंट नहीं है, तो अब पेमेंट को कैसे यूटिलाइज किया जाएगा। अगर पेमेंट करने वाला अपनी इंटेंशन बताता है या फिर सर्कमस्टांसेस देख के आपको पता लग रहा है किसी के लिए एडजस्ट करना है, सेम अमाउंट है, तो आप वैसे ही एडजस्ट करोगे। तो यहाँ पे मिस्टर मुकेश बिल्कुल सही है, वो कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे आप एडजस्ट करो। पर अगर जहाँ पे डेटर नहीं बताता, ओमिटेड मतलब नहीं करना, मतलब फेल टू इंटीमेट, और कोई और सर्कमस्टांसेस भी नहीं है जिससे पता लगे कैसे एडजस्ट करना है, तो क्रेडिटर की अपनी मर्जी है वो कैसे एडजस्ट करता है। तो अगर मिस्टर मुकेश एडजस्ट नहीं कर पाते हैं तो सोहन अपने आप अप्रोप्रिएट करेंगे। थर्ड में लिखा है कि अगर दोनों में से कोई भी अप्रोप्रिएट नहीं करता है तो इन ऑर्डर ऑफ टाइम एडजस्ट होगा, भले ही वो डेट टाइम बार्ड ही क्यों ना हो गया हो, किसी भी लॉफुल डेट के लिए ऑर्डर ऑफ टाइम एडजस्ट किया जाएगा। मतलब जब जब डेट पहले जो डेट लिया उसके लिए पहले एडजस्ट करोगे। तो यही बात आप यहाँ पे मुकेश और सोहन का नाम लगा के लिख दोगे। इन केस वे नीदर मुकेश नॉर सोहन स्पेसिफाइज द मैनर ऑफ एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन शैल बी मेड इन ऑर्डर ऑफ टाइम, एप्रोप्रिएशन शैल बी मेड in order of time. So I hope it's clear. चलिए next question is question number 5, which is talking about whether the agreements are valid or void. आपको बताना है कि जो agreement आपको given है ये valid है कि void है। First part, when two courts have jurisdiction to try a suit, मतलब jurisdiction मतलब area। अगर एक एरिया में 2 कोर्ट पड़ रहे हैं जहां पे केस की सुनवाई हो सकती है, ट्राई मतलब सुनवाई, सूट मतलब केस, और 2 पार्टीज अग्रीमेंट कर लें आपस में कि हम इस वाले में नहीं जाएंगे, इस वाले कोर्ट में जाएंगे, तो आप बताओ क्या ये अग्रीमेंट वैलिड है कि वॉइड है। क्या यहाँ पे किसी के राइट पे कोई फर्क पड़ रहा है केस करने के? नहीं। अब भाई जब 2 कोर्ट है तो डिसाइड तो करना पड़ेगा ना आपको किस में जाना है किस में नहीं, तो ये बिल्कुल वैलिड है, बिकॉज दिस इज नॉट एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक्स ने ऑफर दिया है मारुति कार सेल करने का टू वाई। अब वाई को लगता है एक्स के पास तो वैगन आर ही है, भाई एक्स क्या सोच रहा है मारुति कार, वाई क्या सोच रहा है वैगन आर। क्या यहाँ पे म्यूचुअल कंसेंट है? नहीं है। बायलैटरल मिस्टेक है? जी है। तो अग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड। थर्ड में एक्स एक फिजिशियन है और सर्जन भी है। एक्स ने वाई को रखा है सैलरी पे फॉर अ टर्म ऑफ 2 years, और उसको कहा है कि जब तक तुम मेरे पास हो अपनी पर्सनल प्रैक्टिस एज अ सर्जन और फिजिशियन आप नहीं कर सकते ड्यूरिंग दीज 2 years। तो बताइए क्या ये अग्रीमेंट वैलिड है कि वॉइड है? परफेक्टली वैलिड है। क्यों मैम, ये तो अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है। बेटा नहीं, उसके एक्सेप्शन है। एम्प्लॉयर चाहे तो एम्प्लॉय पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि जितने टाइम तुम मेरे साथ काम कर रहे हो पर्सनल काम नहीं कर सकते। तो दिस इज एन एक्सेप्शन टू अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। तो फर्स्ट वाला इज वैलिड, सेकंड वाला इज वॉइड एंड थर्ड वाला इज वैलिड। आइए आंसर देखते हैं। पहली बात तो आप ये देखो, फर्स्ट वाला इज वैलिड, सेकंड वाला इज वॉइड एंड थर्ड वाला इज ऑल्सो वैलिड। तो फर्स्ट वाला वैलिड क्यों है? क्योंकि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग वॉइड होता है ना, तो लेकिन यहाँ पे देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन फाइलिंग अ केस, तो ये वॉइड नहीं है, बिल्कुल वैलिड है। फिर हम कह रहे हैं कि अग्रीमेंट इज वॉइड क्योंकि दोनों पार्टी दोनों डिफरेंट बात में सोच रही हैं, कोई कंसेंट नहीं है, इसीलिए वॉइड है। थर्ड वाला हम कहेंगे वैलिड क्यों है? क्योंकि आप वैसे तो किसी को लॉफुल प्रोफेशन करने से नहीं रोक सकते, पर ये देयर इज एक्सेप्शन कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रोक सकता है जब तक वो एम्प्लॉयमेंट में है,
कि आप पर्सनल काम नहीं कर सकते, बट एज एन एक्सेप्शन अग्रीमेंट ऑफ सर्विस बाय विच एम्प्लॉई बाइंड्स हिमसेल्फ और एम्प्लॉयर बाइंड्स एम्प्लॉई टू नॉट टू कम्पीट विद एम्प्लॉयर इज नॉट रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। ठीक है, ये तो नॉर्मल है, ऐसा तो होता है। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कहता है कि आप मेरे से कंपटीशन नहीं करोगे और एम्प्लॉय भी अग्री करता है, तो ऐसे एग्रीमेंट परफेक्टली वैलिड होते हैं। डन। सो वी आर डन विद 1 to 5 क्वेश्चंस ऑफ आरटीपी। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है मिस्टर सेठ का एक बहुत पुराना केस चल रहा था विद मिस्टर रमन। तो अपने केस को सपोर्ट करने के लिए मिस्टर सेठ, मिस्टर एक्स एक लीगल एक्सपर्ट हैं, उनके पास जाते हैं और कहते हैं मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, आप ना रमन का केस मत लेना, मेरा केस लो। मिस्टर एक्स अग्री हो जाते हैं और एट द एंड ऑफ द लिटिगेशन मिस्टर सेठ मना कर देते हैं, मैं पैसे नहीं दे रहा। केस होने के बाद, मतलब केस पूरा होने के बाद मिस्टर सेठ मना कर रहे हैं कि मैं पैसे नहीं दे रहा। तो आप बताओ क्या मिस्टर एक्स पैसा रिकवर कर सकते हैं? अब देखो यहाँ पे सेठ और एक्स के अग्रीमेंट क्या था। मिस्टर सेठ ने एक्स से कहा था कि आप ना रमन का केस मत लो, मेरा केस लो। तो यहाँ पे मिस्टर सेठ ने मिस्टर एक्स को एक लॉफुल प्रोफेशन करने से रोका था। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड और लीगल प्रोफेशन, वो अपना प्रोफेशन उन्हें फ्रीली नहीं करने दे रहे थे इस अग्रीमेंट के थ्रू, तो इसलिए ये अग्रीमेंट वॉइड है और मिस्टर एक्स किसी भी तरीके से अपना पैसा रिकवर नहीं कर पाएंगे। आइए देखते हैं। According to Section 27 of Indian Contract Act, an agreement by which a person is restrained from exercising a lawful profession, ट्रेड और बिजनेस, किसी भी तरीके का प्रोफेशन, बिजनेस, ट्रेड करने से आप किसी को रोक रहे हो, ऐसे अग्रीमेंट वॉइड होते हैं। इस केस में मिस्टर सेठ इन लिटिगेशन थे, मतलब कोर्ट केस चल रहा था रमन के साथ, और उन्होंने वो एक्स के पास गए और बोला कि ना रमन का केस मत लेना, तो ये तो गलत हो गया ना, आप उसे लॉफुल प्रोफेशन करने से रोक रहे हो। तो इससे क्या हुआ, इस एग्रीमेंट का नेचर कैसा हो गया, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, और ये वॉइड होते हैं ऐसे एग्रीमेंट, हेंस मिस्टर एक्स अपना पैसा रिकवर नहीं कर पाएंगे। डन, क्लियर है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पेसिफिक गुड्स बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड आफ्टर अग्रीमेंट टू सेल अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। आराम से इसको पढ़ेंगे। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का क्वेश्चन है। पूछा है कि अगर स्पेसिफिक गुड्स का केस है और वो डिस्ट्रक्शन हो जाते हैं, मतलब अगर स्पेसिफिक गुड्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, स्पेसिफिक गुड्स खराब हो जाते हैं, टूट जाता है, कुछ हो जाता है उन्हें कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले या फिर अग्रीमेंट टू सेल होने से पहले, ठीक है, तो क्या होगा? तो बच्चों देखो, अगर स्पेसिफिक गुड्स का केस है और कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, तो भाई सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया, अग्रीमेंट इज वॉइड। और एग्रीमेंट टू सेल होने के बाद अगर डिस्ट्रॉय हुए हैं तभी सेल, अब एग्रीमेंट टू सेल और सेल में डिफरेंस है। एग्रीमेंट टू सेल में अभी ओनरशिप तो गई नहीं है, ठीक है, सेल में ओनरशिप जाती है, तो सेल अभी नहीं हुई है और सामान डिस्ट्रॉय हो गया, स्पेसिफिक गुड्स था तो दूसरा मिलेगा भी नहीं, इन दैट केस ऑल्सो अग्रीमेंट इज वॉइड, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वॉइड हो जाएगा। आइए देखते हैं। गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले गुड्स खराब हो जाए, तो अगर स्पेसिफिक गुड्स का केस है और एट द टाइम जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है किसी को पता ही नहीं है, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड अब इनिशियो। अगर सेल से पहले पर एग्रीमेंट टू सेल के बाद हो जाए, तो अगर एग्रीमेंट टू सेल है स्पेसिफिक गुड्स का और बाद में गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए, किसी की भी कोई भी गलती ना हो और ऐसे डिस्ट्रॉय हो जाए कि उनका कैरेक्टर ही चेंज हो जाए, वो जैसे थे वैसे ना रहें, इन दैट केस ऑल्सो अग्रीमेंट इज वॉइड। भाई सामान ही नहीं रहा, सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहा। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? गुड्स। अब गुड्स नहीं रहे तो वॉइड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। इजी था ये तो बहुत। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट आर द इम्प्लाइड कंडीशंस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय सैंपल। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। इसमें लेकिन एक चीज और पूछिए, ऑल्सो स्टेट द इम्प्लाइड वारंटीज ऑपरेटिव अंडर द एक्ट। तो आपको इम्प्लाइड वारंटीज भी स्टेट करनी है, बस बतानी है। तो पहले तो पूछा है इम्प्लाइड कंडीशंस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय सैंपल। तो सेल बाय सैंपल में क्या क्या इम्प्लाइड कंडीशंस होती हैं? तो आपको याद है क्या क्या इम्प्लाइड कंडीशंस होती हैं? पहली बात, सैंपल मस्ट कॉरेस्पॉन्ड विद द लॉट। दूसरा, आपको मौका देना है सैंपल को बल्क से कंपेयर करने का। तीसरा, उसमें कोई भी लेटेंट डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो आपका जो इम्प्लाइड कंडीशंस में कंडीशन एज टू सेल बाय सैंपल था, वो आपको एज इट इज यहाँ पे मेंशन करना है। और आपसे दूसरा पूछा इम्प्लॉइड वारंटीज बता दो, तो इम्प्लॉइड वारंटीज आपको यहाँ पे बतानी है। देखिए, तो सेल बाय सैंपल आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है आपने।
इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय सैंपल देयर इज इम्प्लाइड कंडीशन कि बल्क कॉरेस्पॉन्ड होना चाहिए सैंपल से, बायर के पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो बल्क और सैंपल को कंपेयर कर पाए, और जो गुड्स हो वो फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट होने चाहिए जिनसे वो अनमर्केंटेबल हो जाए, मतलब ऐसा डिफेक्ट उनमें नहीं होना चाहिए। और डिफेक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो दिख रहा हो, अगर सामने सामने दिख रहा है तो इम्प्लाइड कंडीशन नहीं लगेगा। क्लियर? अगर छुपा हुआ डिफेक्ट है, देख के भी नहीं दिख रहा है, इन दैट केस ओनली जो बायर है उसके पास राइट होगा कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का। तो गुड्स फ्री फ्रॉम एनी लेटेंट डिफेक्ट होना चाहिए, हिडन डिफेक्ट से फ्री होना चाहिए। फिर आपसे इम्प्लाइड वारंटीज पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको इम्प्लाइड वारंटीज एक्सप्लेन करनी है। वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजेशन, भाई जो बायर है उसके पोजेशन को आप डिस्टर्ब नहीं करोगे, ऐसी इम्प्लाइड वारंटी है। अब वारंटीज का अगर ब्रीच होता है तो क्या होता है, क्या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है? नहीं, सिर्फ डैमेजेस क्लेम हो सकते हैं। वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंसेस, मतलब कोई चार्ज नहीं होना चाहिए गुड्स पे, तो अगर चार्ज लगा होगा बाद में पता चलता है तो डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। और बाय यूजेज ऑफ ट्रेड, मतलब हर बिजनेस की अपनी कोई ट्रेडिशनल वारंटीज होती हैं तो उनका भी आपको ध्यान रखना है, वो भी इम्प्लाइड वारंटीज में आती हैं, आपको उन्हें भी फुलफिल करना है। और अगर गुड्स का नेचर डेंजरस है तो सेलर की जिम्मेदारी है कि बायर को उसके बारे में इन्फॉर्म करे, दिस इज ऑल्सो इम्प्लाइड वारंटी। अगर सेलर इन्फॉर्म नहीं करता है तो बायर कैन क्लेम डैमेजेस। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, कंडीशन एज टू सेल बाय सैंपल बताना था और इम्प्लाइड वारंटीज आपको एक्सप्लेन करनी थी। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, शुभांगी एक ज्वेलरी शॉप में जाती हैं और सेल्स गर्ल से कहती हैं कि मुझे डायमंड का नेकलेस दिखाइए विद सफायर स्टोन्स। तो ज्वेलर उनसे कहता है, भैया देखो हमारे पास नेकलेस तो बहुत अच्छे अच्छे हैं बट हमारे पास ब्लू स्टोन वाले नेकलेसेस हैं, और अगर आप अपने लिए कोई स्पेशल डिजाइन चूज करते हो ब्लू स्टोन वाला तो आप ब्लू की जगह सफायर स्टोन्स लगा देंगे, डोंट वरी। तो और उसके लिए लेकिन आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ेगी। शुभांगी ने सेलेक्ट कर लिया ब्यूटीफुल डिजाइनर नेकलेस और उसके लिए पे भी कर दिया और एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे कर दिया सफायर स्टोन्स वाला। ज्वेलर ने कहा कि 1 वीक बाद आना अपना नेकलेस लेने के लिए, और जब वो 1 वीक बाद आती है नेकलेस की डिलीवरी के लिए तो वो देखती है कि सफायर स्टोन की वजह से डिजाइन बिल्कुल खराब हो चुका है। अब वो चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दें और मैनेजर से कहती हैं कि अब मेरा पैसा वापस करो, पर मैनेजर मना कर देता है। तो आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से बताना है कि क्या शुभांगी अपना पैसा रिकवर कर सकती है ज्वेलर से। और सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है कि अगर ज्वेलर कहता है कि मैं इसको रिपेयर कर दूंगा बट एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, तो आपका जवाब क्या होगा, मतलब क्या करना चाहिए शुभांगी को। आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो ये है अग्रीमेंट टू सेल। अग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, जो ओनरशिप है वो एक कंडीशन फुलफिल होने के बाद या इन अ फ्यूचर डेट ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पे शुभांगी के पास ओनरशिप कब ट्रांसफर होनी थी, जब कंडीशन फुलफिल हो जाएगी और सफायर स्टोन्स ब्लू स्टोन्स के से रिप्लेस हो जाएंगे, राइट। तो अब जब उसने देखा कि जो डिजाइन है वो खराब हो गया है तो तब तक ओनरशिप शुभांगी के पास नहीं गई थी, तो शुभांगी इज नॉट बाउंड टू पे। वो मना कर सकती है कि मुझे नहीं लेना, मैं नहीं लेना चाहती, तो खराब कर दिया। भाई आपको देखना चाहिए था कि मैंने अगर सफायर स्टोन बोला है तो वो अच्छा लगना चाहिए, ये तो डिजाइन ही खराब हो गया पूरा का पूरा, तो मुझे ये नहीं लेना, शुभांगी ऐसा कह सकती है। और दूसरे पार्ट में अगर ज्वेलर एक्स्ट्रा पैसे मांगता है करेक्ट करने के लिए तो बिल्कुल गलत है, ज्वेलर ऐसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांग सकता, उसे उसी कॉस्ट में ठीक करके देना होगा अगर वो देना चाहता है तो। आइए देखते हैं आंसर। एज पर सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर। कॉन्ट्रैक्ट को सेल बोलते हैं बट अगर फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर होनी होती है तो उसे हम अग्रीमेंट टू सेल कहते हैं, या कुछ कंडीशन पूरी होने के बाद ओनरशिप जानी होती है तो अग्रीमेंट टू सेल कहते हैं। और अग्रीमेंट टू सेल सेल बन जाता है जब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, कंडीशंस पूरी हो जाती हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ अबव प्रोविजन और फैक्ट्स के हिसाब से हम क्या कहेंगे कि अग्रीमेंट टू सेल है बिटवीन शुभांगी एंड ज्वेलर, सेल नहीं है ये, अभी ओनरशिप नहीं गई है शुभांगी के पास। इवन दो द पेमेंट वाज मेड बाय शुभांगी, प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर होगी जब कंडीशन फुलफिल हो जाएगी और ब्लू स्टोन्स की जगह सफायर स्टोन्स प्रॉपर्ली लग जाएंगे। अब क्योंकि सफायर स्टोन की वजह से डिजाइन खराब हो गया तो नेकलेस ओरिजिनल पोजीशन में नहीं रहा, तो शुभांगी के पास पूरा राइट है इस एग्रीमेंट टू सेल को कैंसिल करने का। और अगर ज्वेलर कहता है कि मैं ओरिजिनल पोजीशन पे ले आऊंगा, एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, तो वो ऐसा नहीं कह सकता, ठीक है। ही कैन नॉट चार्ज दोज एक्सपेंसेस फ्रॉम शुभांगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज स्टेट द वेरियस एसेंशियल एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन द सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स। तो आपको अनअसर्टेन गुड्स के सेल के टाइम के एसेंशियल एलिमेंट्स बताने हैं एंड इट्स एप्रोप्रिएशन एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो अनअसर्टेन गुड्स के केस में
सेल के एलिमेंट्स बताने हैं और एप्रोप्रिएशन के एलिमेंट्स बताने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये लिखना है कि भैया अनअसर्टेन गुड्स में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है जब तक वो असर्टेन नहीं हो जाते। ठीक है, असर्टेन होने के लिए वो एप्रोप्रिएट हो जाने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग रख दिए जाने चाहिए। अगर सेलर अलग रख रहा है तो बायर की कंसेंट से रखेगा, बायर सामान अलग रख रहा है तो सेलर की कंसेंट से रखेगा, राइट। ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ मेंशन करने हैं कि अनअसर्टेन गुड्स के केस में ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, कैसे ट्रांसफर होती है और एप्रोप्रिएशन का उसमें क्या रोल है। आइए देखते हैं। सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स एंड एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ गुड्स को सिलेक्ट करके अलग कर देना विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ सेलर एंड बायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होना चाहिए। उसके बाद है गुड्स शुड कंफर्म टू द डिस्क्रिप्शन एंड क्वालिटी। भाई जिस डिस्क्रिप्शन और जिस क्वालिटी के गुड्स मांगे गए थे पहले वैसे ही होने चाहिए। गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में होने चाहिए, तभी ओनरशिप ट्रांसफर होती है। गुड्स अनकंडीशनली एप्रोप्रिएट हो जाने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट से, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग रख दिए जाने चाहिए विदाउट एनी कंडीशन। और जो एप्रोप्रिएशन आप कर रहे हो वो सेलर कर रहा है तो बायर के एसेंट से करेगा, बायर कर रहा है तो सेलर के एसेंट से कर रहा है। मतलब जो सामान एप्रोप्रिएट किया जा रहा है, अलग रखा जा रहा है, अगर सेलर रख रहा है अलग तो बायर से पूछ के, और बायर रख रहा है तो सेलर की परमिशन से, सेलर की असेंट से। असेंट एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। असेंट आफ्टर एप्रोप्रिएशन भी दी जा सकती है, बिफोर एप्रोप्रिएशन भी दी जा सकती है। मतलब सामान निकालने से पहले भी सेलर दिखा सकता है देखो ये वाला सामान ठीक है ना, या सामान निकालने के बाद भी देख सकता है कि देखो मैंने आपके लिए सामान निकाला, एक बार आप चेक कर लो। क्लियर। तो अनअसर्टेन गुड्स के केस में क्या क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होना चाहिए, गुड्स कंफर्म करने चाहिए डिस्क्रिप्शन से, गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में होने चाहिए, गुड्स अनकंडीशनली एप्रोप्रिएट हो जाने चाहिए। और जो एप्रोप्रिएट हो रहे हैं अगर सेलर कर रहा है तो बायर से पूछेगा, बायर कर रहा है तो सेलर से पूछेगा। और जो पूछना है, असेंट लेना है, ये एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। और जो ये असेंट है वो बिफोर एप्रोप्रिएशन भी दी जा सकती है और आफ्टर एप्रोप्रिएशन भी दी जा सकती है। तो ये सारी बातें आपको लिखनी होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप ध्यान से पढ़ेंगे, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मिसेस कंचन है, वो लोकल राइस और व्हीट की शॉप पे जाती हैं और बोलती हैं 100 kgs ऑफ बासमती राइस हमें दे दो। शॉपकीपर कहता है कि मेरे पास 125 रुपीज kg वाले राइस हैं। तो कंचन कहती है ओके फाइन मुझे दे दो। कंचन कहती है मुझे सैंपल देखना है। ओके, ये तो सेल बाय सैंपल जैसा लग रहा है। तो वो कह रही है कि मुझे सैंपल देखना है, जो भी आप सामान मुझे प्रोवाइड कराओगे उसका, सामान खरीदने से पहले। तो शॉपकीपर एक बोल ऑफ राइस लेके आता है, सैंपल एग्जैक्टली कॉरेस्पॉन्ड करता है एंटायर लॉट से। जो वो सैंपल लेके आता है वो लॉट से मैच करता होता है। मिसेस कंचन एग्जामिन करती है सैंपल को कैजुअली, ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है, और वो नोटिस नहीं करती इस बात का कि सैंपल बासमती राइस का था पर उसमें छोटे और बड़े दाने मिक्स थे। जब वो घर लेके जाती हैं राइस का बैग, तो वहाँ पे कुक जब बैग ओपन करता है तो वो देखता है कि भैया यहाँ तो छोटे और बड़े राइस मिक्स हैं। तो वो कंप्लेन करता है कि ये तो बासमती राइस नहीं है और मैं बना तो दूंगा पर क्वालिटी वैसी नहीं आएगी। अब मिसेस कंचन केस फाइल करना चाहती हैं क्योंकि वो कहती है मैंने तो कहा था कि आप बासमती राइस दो पर आपने मिक्स राइस दिए हैं। तो आप बताओ क्या वो सक्सेसफुल होंगी। आपको बताना है कि जो केस कर रही हैं उसका क्या फेट रहेगा, उसका क्या फ्यूचर रहेगा और क्या क्या ऑप्शंस है मिसेस कंचन के पास अंडर दिस सिचुएशन। और एक और चीज है यहाँ पे आपको ये भी बताना है कि अगर मिसेस कंचन ने साफ साफ बताया होता पहले कि मुझे बड़े दाने वाले ही चावल चाहिए तो आपका आंसर क्या होता। चलिए, तो यहाँ पे आपका कंडीशन एज टू सेल बाय सैंपल लग रहा है। जब भी कंडीशन एज टू सेल बाय सैंपल होता है तो पहली बात तो बल्क कॉरेस्पॉन्ड करना चाहिए सैंपल से जो कि कर रहा था। बायर को अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए कि वो कंपेयर कर ले बल्क और सैंपल को, तो उसे दी गई थी पर उसने कैजुअली एग्जामिन किया, उसने ढंग से चेक नहीं किया, ऐसा ऊपर ऊपर से जस्ट चेक कर लिया। उसने ये बात नोटिस ही नहीं की कि सैंपल दिखाया गया था, सैंपल तो बासमती राइस का था पर उसमें मिक्स थे लॉन्ग और शॉर्ट ग्रेन्स। तो यहाँ पे मिसेस कंचन के पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा, वो केस फाइल नहीं कर सकती हैं, वो अपना पैसा रिकवर नहीं कर सकती है। तो ये क्योंकि ये ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन नहीं है। ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन आप कब मानते, अगर उसे मौका ना दिया गया होता या फिर बल्क से वो जो सैंपल है वो मिल नहीं रहा होता, तो उसे मौका दिया गया था, उसने फिर भी ध्यान नहीं दिया, तो अब वो ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन क्लेम नहीं कर सकती, कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन नहीं कर सकती। पर अगर उन्होंने साफ साफ सैंपल के साथ साथ डिस्क्रिप्शन भी दिया होता कि बड़े दाने वाले चावल चाहिए, इन दैट केस सेलर की गलती होती, फिर तो उन्हें देख के देना चाहिए था। तो जो आपको सेकंड क्वेश्चन है जहाँ पे ये लिखा है कि अगर कंचन ने स्पेसिफाई किया होता कि मुझे बड़े दाने वाले चावल चाहिए तो क्या सिचुएशन होती,
तो फिर कंचन सेलर को लायबल ठहरा सकती थी और अपना पैसा वापस ले सकती थी। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, रवि ने 500 बैग्स ऑफ व्हीट सेल करे हैं तुषार को। हर बैग में 50 किलोग्राम ऑफ व्हीट है। तो 500 बैग है और हर बैग में 50 किलोग्राम ऑफ व्हीट है। रवि ने 450 बैग तो बाय ट्रांसपोर्ट भेज दिए और तुषार बाकी के 50 बैग खुद लेके गया है। तो 450 बैग तो ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं और 50 बैग तुषार खुद लेके गया है। तो तुषार को 450 बैग की डिलीवरी मिलती उसके पहले ही वो बैंकक्रप्ट हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, कंगाल हो जाता है। रवि बीइंग स्टिल अनपेड, क्योंकि अब रवि अनपेड सेलर है, अभी उसे पैसे नहीं मिले हैं, वो रास्ते में बैग को रुका देता है। जो तुषार का ऑफिशियल रिसीवर है वो कहता है बैग तो हमारे हैं। तो आप बताओ, आप अपना डिसीजन दो ऐसे केस में एज पर द प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के हिसाब से जो अनपेड सेलर है उनके पास राइट होता है कि अगर गुड्स, पहली बात तो गुड्स पे 3 तरीके का राइट होता है, राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड रीसेल। अगर गुड्स अभी भी सेलर के पोजीशन में है तो लीन लगा सकता है, और अगर रास्ते में है और बाहर इंसॉल्वेंट हो गया है तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगा सकता है। तो यहाँ पे बिल्कुल स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकता है गुड्स की। रवि गुड्स को अपने पोजीशन में ले सकता है दोबारा से, ठीक है। तो ऑफिशियल रिसीवर जो कह रहा है कि गुड्स हमारे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहा है। रवि अब गुड्स को अपने कब्जे में ले सकता है और वो ये कह सकता है भाई जब तक मेरी पेमेंट नहीं होगी मैं गुड्स को रिलीज नहीं करूंगा। आइए इसका आंसर देखते हैं। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट के बारे में बात करी है, हमने भी वही बात की थी। सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द एक्ट व्हेन द बायर ऑफ द गुड्स बिकम इंसॉल्वेंट। जो अनपेड सेलर है जिसने गुड्स के पोजेशन के साथ पार्टेड कर दिया है, मतलब जिसने गुड्स का पोजेशन रिलीज कर दिया है, मतलब गुड्स डिलीवरी में डाल दिए हैं, तो उसके पास राइट होता है कि वो रास्ते में ट्रांजिट में गुड्स को रोक सकता है एंड पोजेशन रिज्यूम कर सकता है, रीगेन कर सकता है, क्लियर। और वो अपने पास उनको रख सकता है जब तक पेमेंट ना हो जाए। जब अनपेड सेलर ने गुड्स को कैरियर को दे दिया और बायर इंसॉल्वेंट हो गया है तो वो कैरियर को कह सकता है भैया गुड्स वापस लेके आओ, इसको कहते हैं स्टॉपेज इन ट्रांजिट करना। तो इन दिस केस तुषार इंसॉल्वेंट हो गया था, 450 बैग ट्रांजिट में थे, तो रवि ने जो भी किया बिल्कुल सही किया और ऑफिशियल रिसीवर ऑफ तुषार कैन नॉट क्लेम द बैग, क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप देखो, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड एज पर द पार्टनरशिप एक्ट। 3 पार्ट में आपको आंसर करना है, 3 पार्ट है मतलब इस क्वेश्चन के। पहले क्वेश्चन में तो सीधा सीधा पूछा है पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड क्या होती है, तो जिसमें आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हो कि कितने टाइम पीरियड तक हम पार्टनरशिप करेंगे, दैट इज पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड। और एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व कर दी जाती है। हाउएवर अगर आप चाहें तो बाद में भी कंटिन्यू कर सकते हैं, इन दैट केस वो पार्टनरशिप एट विल बन जाएगी। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फिक्स टाइम पीरियड भी अगर फॉर्म कंटिन्यू की जाती है तो वो पार्टनरशिप एट विल बन जाती है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हेन कैन द कॉन्टिनेंट गारंटी बी रिवोक्ड। तो यहाँ पे आप देखो आरटीपी में ये वो वाला क्वेश्चन है जो जनरली मतलब बच्चे स्किप कर देते हैं, इस पार्ट को पढ़ना बहुत छोटा सा पार्ट है पर यहाँ पे आ गया। तो कॉन्टिनेंट गारंटी कब कब रिवोक हो सकती है, तो जो कॉन्टिनेंट गारंटी है वो रिवोक हो सकती है अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। तो किसी भी तरीके का पार्टनरशिप में कोई चेंज होता है, पार्टनर आता है जाता है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, चेंज इन पीएसआर हो जाता है, इन दैट केस कॉन्टिनेंट गारंटी ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाती है। थर्ड आपसे पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल, गुडविल के बारे में पूछा है, गुडविल रेफर्स टू रेपुटेशन ऑफ द फर्म, और गुडविल के रिगार्डिंग प्रोविजन पूछा है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ द फर्म, लाइक एनी अदर एसेट गुडविल भी सेल कर सकते हैं पार्टनरशिप फर्म। और एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुडविल जो गुडविल का बायर है वो सेलर पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड और एक रीजनेबल लिमिट में वो जो सेलर ऑफ गुडविल है वो सेम बिजनेस नहीं कर सकता। तो ये सारी बातें आपको बतानी है। आइए देखते हैं व्हाट डू मीन बाय फर्स्ट चीज, व्हाट डू मीन बाय पार्टनरशिप फॉर फिक्स टाइम पीरियड। जहां पे हमने प्रोविजन रखा है कि भाई पार्टनरशिप फिक्स टाइम पीरियड के लिए रहेगी, हमने पहले से ड्यूरेशन तय करके रखा है पार्टनरशिप का, इसे हम कहते हैं पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड, क्लियर। सच पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड ऑन एक्सपायरी ऑफ द फिक्स पीरियड। इसके आगे वो वाली लाइन भी आप लिख सकते हो कि अगर फिर भी हम कंटिन्यू करते हैं आफ्टर एक्सपायरी तो वो पार्टनरशिप एट विल बन जाती है। नेक्स्ट पूछा था रेवोकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 38 अ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी गिवन टू द फर्म और टू द थर्ड पार्टी
इन रिस्पेक्ट ऑफ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन। कॉन्टिन्यूइंग गारंटी क्या होता है, लगातार ट्रांजेक्शंस के लिए पहले से आप गारंटी देके रख रहे हो, ठीक है। तो इन दैट केस कॉन्टिन्यूइंग गारंटी रिवोक हो जाती है इन केस देयर इज एनी चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। मतलब अगर फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होना मतलब पार्टनर आ रहा है, एडमिट हो रहा है, जा रहा है, डेथ हो रही है, चेंज इन पीएसआर हो रहा है, ऐसा कुछ भी हो रहा है तो इसे हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन, एंड इन दैट केस कॉन्टिन्यूइंग गारंटी रिवोक हो जाती है। गुडविल के बारे में हम बात करें तो गुडविल की एग्जैक्टली कोई डेफिनेशन नहीं दी है, पर सेक्शन 14 कहता है गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। देखो ये रखा, गुडविल इज डिफाइंड एज द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, और इस गुडविल की वजह से उन्हें एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स होते हैं, एक्सेस प्रॉफिट्स होते हैं ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट, जो और सेम क्लास ऑफ बिजनेस में दूसरी फर्म्स को हो रहे हैं। सिंपल यहाँ पे आपको सिर्फ गुडविल का मतलब बताया गया है, दैट्स इट। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है मेसर्स एबीसी एंड एसोसिएट्स हैज बीन अ पार्टनरशिप फर्म सिंस 1990। 1990 से वो पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी एंड सी। मिस्टर ए बहुत ही सीनियर पार्टनर है, 78 इयर्स ऑफ एज है। उन्होंने अपने शेयर ट्रांसफर कर दिए टू हिज सन मिस्टर विकास, जो कि एक सीए है। मिस्टर बी एंड सी इस बात से रेडी नहीं थे, इंटरेस्टेड नहीं थे कि वो पार्टनर बन के आए। आफ्टर सम टाइम मिस्टर विकास को लगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ है और बहुत ही कम प्रॉफिट दिखाया जा रहा है जबकि टर्नओवर बहुत ज्यादा है, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ तक पता लग गया होगा कि ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन तो हो नहीं रहा पार्टनर का, सिर्फ एक पार्टनर जो मिस्टर ए है वो अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं टू हिज सन। तो एक बात बताओ, जब भी इंटरेस्ट ट्रांसफर किया जाता है तो क्या ट्रांसफरी के पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने का राइट होता है? नहीं। तो यहाँ पे जो मिस्टर विकास है क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं? पहली बात तो नहीं। तो बाकी के पार्टनर भी यही कह रहे हैं कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स चैलेंज नहीं कर सकते। तो और क्या मिस्टर विकास पार्टनर की तरह आ सकते हैं अगर ए रिटायर होना चाहते हैं? तो अगर मिस्टर विकास को पार्टनर बनना है तो प्रॉपर एग्रीमेंट के थ्रू आना होगा, और किसी भी पार्टनर का एडमिशन जो है वो हो सकता है बाय कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। तो देखो यहाँ बी एंड सी रेडी नहीं थे, तो मिस्टर विकास का पार्टनर बन सकते हैं? नहीं बन सकते, क्योंकि बी और सी रेडी नहीं थे। तो एज एन एडवाइजर आपको बताना है भाई ये इश्यूज कैसे रिजॉल्व होंगे। पहली बात तो वो जो सीए है, जो मिस्टर विकास है, वो चाहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखना, तो उसका क्या होगा। दूसरी बात है कि विकास पार्टनर आना चाहते हैं, तो उसका क्या होगा। तो दोनों ही केसेस में आंसर इज नो। ना तो मिस्टर विकास बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख सकते हैं क्योंकि वो ट्रांसफरी ऑफ इंटरेस्ट है, सिर्फ इंटरेस्ट ट्रांसफर हुआ है, वो पार्टनर नहीं बने हैं। और क्योंकि बी और सी रेडी नहीं थे उनको एडमिट कराने के लिए, तो वो पार्टनर भी नहीं बन सकते। आइए इसका सोल्यूशन देखेंगे हम। पहली बात तो इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर के बारे में बात की है। भैया कोई भी पर्सन, नो पर्सन शैल बी इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्टनर इनटू द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो मिस्टर विकास को अगर आना है तो बी और सी की कंसेंट से ही आना होगा, पर ऊपर क्वेश्चन में लिखा था कि नहीं दिया कंसेंट, तो अभी तो वो नहीं आ सकते। अगर फ्यूचर में बी और सी कंसेंट दे दे तो वो आ सकते हैं। फिर राइट्स ऑफ ट्रांसफर के बारे में बात करी है। ट्रांसफर ऑफ बाय पार्टनर ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म। जो पार्टनर है अगर वो अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर देता है बाय मॉर्गेज, सेल, किसी भी तरीके से, तो इससे ट्रांसफरी को कोई भी राइट नहीं मिलता कि वो बिजनेस में इंटरफेयर कर पाए या अकाउंट्स देख पाए या बुक्स को चेक कर पाए, बस उसे प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है। तो हेयर मिस्टर विकास जो ट्रांसफरी है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, और जो बाकी के पार्टनर कह रहे हैं कि नहीं आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स चैलेंज नहीं कर सकते, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से बताइए कि पार्टनर की इंसॉल्वेंसी के क्या क्या इफेक्ट होंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो पूछा गया है कि पार्टनर की इंसॉल्वेंसी के क्या इफेक्ट होंगे। पहली बात आप बोल दो कि जैसे ही पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, ऑर्डर आ जाता है उसकी इंसॉल्वेंसी का, तो वो पार्टनर नहीं रहता। फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन एज इंसॉल्वेंट, ना ही पार्टनर फर्म के लिए लायबल होगा, ना ही फर्म पार्टनर के एक्ट के लिए लायबल होगी। आफ्टर इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, फर्म चाहे तो कंटिन्यू कर सकती है अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो, बट ऑर्डिनरीली फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है। आइए इसका सोल्यूशन देखेंगे। इफेक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, द इंसॉल्वेंट पार्टनर कैन नॉट बी कंटिन्यूड एज पार्टनर, ही विल बी सीज टू बी अ पार्टनर, मतलब ही विल नॉट रिमेन अ पार्टनर नाउ फ्रॉम द वेरी डेट ऑन विच ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन इज मेड, मतलब जिस दिन ऑर्डर पास हुआ है ऑफ इंसॉल्वेंसी
कोर्ट जब ऑर्डर पास करेगी उस दिन से जो एस्टेट ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर मतलब प्रॉपर्टी एसेट्स ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर एक्ट ऑफ द फर्म आफ्टर द डेट ऑफ एडजुडिकेशन, और ना ही फर्म लायबल होगी फॉर एनी एक्ट ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर आफ्टर द डेट ऑफ एडजुडिकेशन। ऑर्डिनरली मतलब जनरली पार्टनर की इंसॉल्वेंसी से फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है, पर अगर पार्टनर कॉम्पिटेंट है और वो अग्री कर रहे हैं कि हम फर्म कंटिन्यू रखेंगे तो वो फर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। फर्म को डिसॉल्व करने की, बंद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल। नेक्स्ट हम देखेंगे मास्टर एक्स। मास्टर एक्स मतलब मास्टर कब लगाते हैं बच्चों? मास्टर लगाते हैं फॉर माइनर। तो जो मास्टर एक्स थे मतलब माइनर था एक्स, वो आया था पार्टनरशिप में बेनिफिट्स के लिए, और मेजॉरिटी होने के बाद, मेजर होने के बाद 6 महीने से ज्यादा हो गए और उन्होंने पब्लिक नोटिस नहीं दिया कि वो पार्टनर बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते। ठीक है, बाद में मिस्टर एल नोटिस नहीं दिया, 6 महीने से ज्यादा हो गए, तो एल जो एक सप्लायर था वो केस फाइल करता है एबीसी के खिलाफ अपने पैसे लेने के लिए। तो आप पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग बताओ टू व्हाट एक्सटेंट एक्स विल बी लायबल अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देता है तो। दूसरी चीज, क्या एल अपना पैसा एक्स से रिकवर कर सकता है? तो बच्चों यहाँ पे ना माइनर का प्रोविजन पूछा है इन द पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब आप याद करो, माइनर वैसे तो पार्टनर नहीं बन सकता है पर वो आ सकता है फॉर बेनिफिट्स, और एक बार अगर माइनर एज अ पार्टनर आ गया उसके बाद जब वो मेजर हो जाता है उसके 6 मंथ्स के अंदर अंदर उसे डिसाइड करना होता है कि वो पार्टनरशिप फर्म में रहना चाहता है कि नहीं रहना चाहता। अगर वो हाँ बोल देता है तो वो पार्टनर बन जाता है और वो पर्सनली लायबल हो जाता है जब से वो पार्टनर बना तो तब से। पर अगर वो ना बोलता है तो वो पार्टनरशिप से रिटायर हो जाता है। एक और ऑप्शन, एक और तरीका, एक और सिचुएशन है बेसिकली, अगर वो कुछ करे ही ना तो, अगर वो नोटिस ही ना दे तो इन दैट केस ऐसा माना जाता है कि वो यस बोल रहा है। ठीक है, इसका मतलब वो अपनी कंसेंट दे रहा है कि वो पार्टनर बनना चाहता है, और वही इफेक्ट होगा जो यस के केस में होता है, वो पर्सनली लायबल हो जाएगा सिंस द डेट ऑफ एडमिशन। तो यहाँ पे पूछा है कि एक्स कितना लायबल होगा, एक्स पर्सनली भी लायबल हो जाएगा अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देता है तो, क्योंकि ऐसा माना जाएगा कि वो हाँ बोल रहा है, वो इलेक्ट कर रहा है टू बिकम अ पार्टनर। तो फिर क्या एल अपना पैसा एक्स से रिकवर कर सकते हैं? आंसर इज यस। तो कितना लायबल हो, कितने एक्सटेंट तक लायबल होगा? एक्स विल बी पर्सनली लायबल, और एल अपना पैसा रिकवर कर सकता है एक्स से? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि उन्होंने नोटिस नहीं दिया। नोटिस ना देना यस कहना ही होता है। चलिए देखते हैं आंसर इसका। एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 30 सबसेक्शन 5 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एट एनी टाइम विद इन 6 मंथ्स ऑफ अटेनिंग मेजॉरिटी, या फिर अपने पता लगने से पहले कि मैं पार्टनरशिप में हूँ कहीं, तो जो माइनर है उसे डिसाइड करना होता है और पब्लिक नोटिस देना होता है कि वो पार्टनरशिप में कंटिन्यू करना चाहता है कि नहीं, और फिर उस नोटिस से डिसाइड होता है कि आगे की पोजीशन क्या रहेगी। और अगर माइनर पार्टनर नोटिस देना भूल जाता है, नहीं देता है नोटिस, तो वो पार्टनर मान लिया जाता है 6 महीने की एक्सपायरी के बाद। और अगर माइनर पार्टनर बन जाता है बाय फेलियर टू गिव पब्लिक नोटिस, तो उसके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेक्शन 30 सबसेक्शन 7 के हिसाब से चलती हैं। वो पर्सनली लायबल हो जाता है टू ऑल द थर्ड पार्टीज फॉर ऑल द एक्ट ऑफ द फर्म डन सिंस द डेट ही वाज एडमिटेड एज अ पार्टनर, और उसके शेयर ऑफ प्रॉपर्टी वगैरह सेम रहते हैं जो माइनर के थे, वैसे ही उसका हिस्सा रहता है फर्म में। तो आपको आंसर बताया गया है इन द इंस्टेंट केस एक्स ने नोटिस नहीं दिया था तो वो पर्सनल लायबल हो जाएगा, और दूसरी चीज क्योंकि एक्स नोटिस देना रह गया था, और तो इसका मतलब है कि उसने यस बोला है पार्टनर को, उसे पार्टनर मान लिया जाएगा, और एल अपना पैसा एक्स से भी रिकवर कर सकता है जैसे कि वो बाकी पार्टनर से रिकवर कर सकता है। सो आंसर इज फर्स्ट ऑफ ऑल यस इन बोथ द केसेस। मतलब पहली बात तो ये बोला है कि वो पर्सनली लायबल रहेगा, पूरी लायबिलिटी हो जाएगी नॉर्मल पार्टनर की तरह, और दूसरे केस में कहा है कि जो सप्लायर था वो अपना पैसा एक्स से रिकवर कर सकता है। तो यहाँ पे माइनर एज अ पार्टनर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। आपको बताना है कि ये सारी सिचुएशंस में आपको बताना है कि पार्टनरशिप है कि नहीं है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर द पार्टनरशिप्स अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो आपको सिर्फ यस नो नहीं करना होता है, ऐसे क्वेश्चन में रीजन भी देना होता है कि क्यों आपको लगता है पार्टनरशिप है और क्यों लगता है कि नहीं है। फर्स्ट सिचुएशन इज 2 फर्म्स ईच हैविंग 12 पार्टनर्स। 2 पार्टनरशिप फर्म है, दोनों में 12 पार्टनर्स हैं। वो दोनों पार्टनरशिप कंबाइन हो जाती हैं और एक फर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, एक ही फर्म बन जाती हैं। तो आंसर इज यस, वो पार्टनरशिप फर्म है, बिल्कुल है, हो सकती है।
सेकंड क्वेश्चन में देखो आप, बिल्कुल साफ साफ लिखा है ए और बी को ओनर्स हैं। को ओनर मतलब दो ओनर्स हैं एक चीज के, तो वो को ओनर्स है, वो कहते हैं कि हम बिजनेस करते हैं इन कॉमन फॉर अ प्रॉफिट। बताओ जी बताओ, को ओनर्स है वो बिजनेस कर रहे हैं प्रॉफिट के लिए। भी बड़ा कंफ्यूजिंग है, को ओनर देख के आपको लगेगा कि ये तो बिजनेस पार्टनरशिप नहीं है, पर आगे देखो ना, को ओनर तो है पर वो बिजनेस भी तो कर रहे हैं फॉर अ प्रॉफिट, तो ये क्या है, पार्टनरशिप फर्म है। थर्ड में लिखा है सम इंडिविजुअल्स फॉर्म एन एसोसिएशन, जिसमें सारे लोग मिलके 500 कंट्रीब्यूट करेंगे और चंदा देंगे, मतलब जो वॉर विडोज हैं उनको फ्री में कपड़े देंगे। बताओ जी क्या ये पार्टनरशिप फर्म है? आंसर इज नो, क्योंकि ये एसोसिएशन है पहली बात तो। दूसरी बात, यहाँ पे बिजनेस नहीं हो रहा है फॉर प्रॉफिट। पार्टनरशिप फर्म के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है? बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए और एसोसिएशन होना चाहिए, चलो वो तो है। तो यहाँ पे मेन बात है कि बिजनेस नहीं हो रहा है फॉर प्रॉफिट्स। फोर्थ है ए और बी को ओनर्स है, उन्होंने बोला है कि भैया देखो लैंड है जो हम दोनों ओन करते हैं, तो वहां से जो रेंट आएगा वो हम आधा बांट लेंगे। बताइए क्या यहाँ पे बिजनेस हो रहा है? नहीं। क्या यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी है? नहीं। यहाँ पे तो को ओनरशिप है, तो यहाँ पे भी पार्टनरशिप नहीं है। फिफ्थ में है ए और बी कमोडिटी बाय करते हैं और फिर उसको बेच देते हैं और कहते हैं कि हम प्रॉफिट शेयर करेंगे इक्वली। तो बच्चों यहाँ तो क्या कर रहे हैं, वो बिजनेस भी कर रहे हैं, प्रॉफिट्स भी शेयर कर रहे हैं इक्वली, तो आंसर इज यस, ये पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है, सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, प्रॉफिट आ रहा है, शेयर कर रहे हैं, सारे फीचर्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे पार्टनरशिप के। चलिए देखते हैं इसका आंसर। फर्स्ट केस में यस दिस इज अ केस ऑफ पार्टनरशिप बिकॉज दो फर्म्स के बीच में एग्रीमेंट है और वो दोनों मिलके एक फर्म में कन्वर्ट हो रही हैं। सेकंड में भी यस दिस इज अ केस ऑफ पार्टनरशिप, क्योंकि भले ही वो को ओनर्स थे पर वो क्या कर रहे थे, बिजनेस भी कर रहे थे, प्रॉफिट भी शेयर कर रहे थे। थर्ड केस में पार्टनरशिप नहीं है क्योंकि वो चैरिटेबल पर्पस के लिए एसोसिएशन बनी थी। फोर्थ केस में तो वो को ओनर्स थे जो रेंट को शेयर कर रहे थे सिर्फ, इसलिए वो भी पार्टनरशिप नहीं थी। फिफ्थ केस में जो वो प्रोडक्ट को, कमोडिटी एक्स को खरीद रहे थे और बेच रहे थे और प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, तो ये आपकी पार्टनरशिप फर्म है। तो ये सारे केसेस में आपको बहुत ध्यान से आंसर करना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना। जैसे यहाँ को ओनर वाला क्वेश्चन था तो को ओनर देख के आप आंसर लिख दोगे नो, पर पूरा पढ़ेंगे आप ध्यान से 2 बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें लिखा है कि आप कंडीशंस बताओ अंडर विच एलएलपी विल बी लायबल एंड नॉट लायबल। कौन कौन से सिचुएशंस में एलएलपी यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लायबल होगी और कौन कौन से सिचुएशंस में नहीं लायबल होगी फॉर द एक्ट ऑफ द पार्टनर। अब देखो एलएलपी में जो एलएलपी है वो पार्टनर की एज मतलब पार्टनर के एक्ट के लिए लायबल होती है। ठीक है, तो जनरली तो एलएलपी पार्टनर के एक्ट के लिए लायबल होगी, पर अगर पार्टनर अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके काम करता है एंड जो पर्सन पार्टनर से डील कर रहा है उसे भी ये बात पता है कि पार्टनर की अथॉरिटी नहीं है, इन दैट केस एलएलपी लायबल नहीं होगी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, येट इजी। आइए, सो एलएलपी इज लायबल इफ द पार्टनर ऑफ एलएलपी इज लायबल। देखो एलएलपी कब लायबल होगी, अगर पार्टनर एलएलपी का लायबल है टू एनी अदर पर्सन। अगर पार्टनर ने कुछ गलत किया है लेकिन अपनी अथॉरिटी में इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस किया है तो एलएलपी लायबल होगी। ठीक है, अपनी अथॉरिटी में रह के और नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में किया है। पर अगर पार्टनर ने अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके काम किया है और जो दूसरा पर्सन पार्टनर से डील कर रहा है, आउटसाइडर जो पार्टनर से डील कर रहा है, उसे पता था कि पार्टनर की अथॉरिटी नहीं है या फिर उसे यही नहीं पता था कि ये पार्टनर है, इन दैट केस पार्टनरशिप फर्म विल नॉट बी लायबल। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। बीसी प्राइवेट लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरीज। ओके, तो ये कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन है आपका। बीसी प्राइवेट लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी केएल प्राइवेट लिमिटेड ओके आर होल्डिंग 90,000 एंड 70,000 शेयर्स। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना आप इसको लिख लो। तो बीसी के 90,000 शेयर्स है एंड केएल के 70,000 शेयर्स है। किस में? इन पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड। पेड अप शेयर कैपिटल पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड की है 3 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। ओके, तो आपको ये बताना है वेदर पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ बीसी प्राइवेट लिमिटेड। ओके, तो बीसी प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडरी है केएल और इन दोनों ने होल्ड कर रखे हैं इन पीक्यू। आइए देखते हैं। पहली बात तो सब्सिडरी कब बनती है? जब कोई दूसरी कंपनी वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरीज मोर देन हाफ वोटिंग पावर कंट्रोल कर रही हो। तो यहाँ पे देखो बीसी ने कितने शेयर्स लिए हुए हैं? 90,000। तो परसेंटेज निकालो, 90,000 डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 100, तो ये हो गए 30%। और केएल ने कितने होल्ड करे हैं? 70,000 डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 100, इसके आप परसेंटेज निकालो।
ये आएगी लगभग 23%। तो हो गया 53%, मोर देन हाफ वोटिंग पावर। तो बीसी इज होल्डिंग कंपनी ऑफ पीक्यू लिमिटेड, और वी कैन से पीक्यू लिमिटेड इज सब्सिडरी ऑफ बीसी लिमिटेड। ठीक है, तो बीसी लिमिटेड का खाली डायरेक्टली शेयर नहीं देखना, इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरी भी आपको देखना है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ केएल प्राइवेट लिमिटेड इज होल्डिंग 1,60,000 शेयर्स इन पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड, और बीसी ने कोई भी शेयर होल्ड नहीं करे होते। तो अच्छा, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर बीसी ने तो कोई भी शेयर होल्ड नहीं करे हैं पीक्यू में, पर केएल जो कि बीसी की सब्सिडरी है उसने 1,60,000 शेयर होल्ड करे हुए हैं इन पीक्यू। तो इसमें परसेंटेज निकालते हैं, 1,60,000 डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 100, तो आपका ये मोर देन 50% बन रहा है। तो आंसर इज तब भी बीसी लिमिटेड पीक्यू लिमिटेड की होल्डिंग बन जाती, चाहे डायरेक्टली करो चाहे इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरी करो। ठीक है, तो यहाँ पे बीसी लिमिटेड डायरेक्टली होल्ड करे, देखो 3 तरीके होते हैं, तो डायरेक्टली बीसी पीक्यू के मोर देन हाफ कर रही होती, या आधे बीसी ने कर रखे हैं और आधे केएल ने कर रखे हैं, या सारे के सारे केएल ने होल्ड कर रखे हैं। स्टिल बीसी का तो कंट्रोल है ना पीक्यू पे, क्योंकि बीसी लिमिटेड केएल को कंट्रोल कर रही है, केएल पीक्यू को कंट्रोल कर रही है, तो अल्टीमेटली बीसी लिमिटेड पीक्यू को कंट्रोल कर रही है। तो दोनों केसेस में आंसर होगा कि पीक्यू लिमिटेड बीसी की सब्सिडरी बन जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको होल्डिंग सब्सिडरी का पूरा प्रोविजन बताना है, और उसके बाद आपको आंसर करना है कि दोनों केसेस में क्या होगा। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट करके आप लोग आंसर करेंगे। चलिए देखते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 87 ऑफ कंपनीज एक्ट कहता है कि सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी मीन्स अ कंपनी। सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, जिसमें होल्डिंग कंपनी या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कॉम्पोजिशन को कंट्रोल कर रही हो, या फिर मोर देन हाफ वोटिंग पावर पे कंट्रोल कर रही हो, ईदर ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडरी, या तो डायरेक्टली खुद या फिर अपने सब्सिडरीज के जरिए। डन आज जी। तो बाकी की बातें आपको लिखनी है। कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी सब्सिडरी कंपनी ऑफ होल्डिंग कंपनी। अगर एक पर्सन दूसरी कंपनी की सब्सिडरी है, देखो ये ए बी की होल्डिंग है मतलब, और बी सी की होल्डिंग है, तो ए बी सी की होल्डिंग बन जाएगी, ये बात यहाँ पे लिखी है। क्लियर। और लेयर, कुछ लेयर प्रिस्क्राइब है, कितनी 2 लेयर ही प्रिस्क्राइब है, ये बात आपको यहाँ बता रखी है। तो फर्स्ट केस की बात करें तो बीसी लिमिटेड ने अपनी सब्सिडरी के साथ मिलके आधे से ज्यादा शेयर लिए हुए थे। हमने देखा था 30% प्लस 23 53%। तो इन दैट केस पीक्यू लिमिटेड बीसी लिमिटेड की सब्सिडरी बन जाएगी। और सेकंड केस में बीसी लिमिटेड ने डायरेक्टली कोई शेयर्स नहीं लिए थे, पर केएल लिमिटेड ने शेयर्स लिए हुए थे इन पीक्यू लिमिटेड, वो भी मोर देन हाफ। इन दैट केस ऑल्सो बीसी लिमिटेड होल्डिंग बन जाएगी पीक्यू लिमिटेड की। क्लियर। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से आपसे एक बहुत ही डीपली एक कॉन्सेप्ट पूछा गया है कि सब्सिडरी ऐसा नहीं है डायरेक्टली शेयर्स होल्ड करने होते हैं, इनडायरेक्टली या खाली एक कंपनी की सब्सिडरी भी दूसरी कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रही है। अब यहाँ पे आपकी बीसी लिमिटेड है, यहाँ पे आपकी केएल है, और यहाँ पे आपकी पीक्यू है इन सेकेंड केस। ठीक है ना, बीसी लिमिटेड की सब्सिडरी केएल और केएल ने पीक्यू में होल्ड कर रखे थे मोर देन हाफ, तो पीक्यू केएल की हो गई, तो बीसी की भी सब्सिडरी हो गई पीक्यू। तो ध्यान रखना, इसको मार्क कर लेना क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये तो आईसी आएगा, अगेन फेवरेट क्वेश्चन है। नरेंद्र मोटर लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है, अंडरलाइन, और एक शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड है जिसकी शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपए की है, 10 लाख शेयर्स इश्यू करे हुए हैं उसने। नरेंद्र मोटर लिमिटेड 5,05,000 शेयर होल्ड कर रहा है शाह ऑटो लिमिटेड में। तो देखो नरेंद्र मोटर लिमिटेड 5,05,000 शेयर होल्ड कर रहा है। टोटल शेयर कितने हैं शाह ऑटो लिमिटेड के? 10 लाख। तो मोर देन हाफ कर रहा है, मोर देन 50% कर रहा है। तो नरेंद्र मोटर लिमिटेड शाह ऑटो लिमिटेड की क्या बन जाएगी? होल्डिंग कंपनी। चलो आपसे ये पूछा है कि शाह ऑटो लिमिटेड क्लेम द स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। शाह ऑटो लिमिटेड कह रही है मैं भी गवर्नमेंट कंपनी हूँ। आपको एज ए लीगल एडवाइजर बताना है कि क्या शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड भी हो, मतलब गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी क्या? तो गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल जिसमें मोर देन हाफ वोटिंग पावर कंट्रोल की जाती है इधर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय स्टेट गवर्नमेंट और बाय बोथ। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी बनती है। तो यहाँ पे फर्स्ट केस तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, पर सेकंड केस तो सेटिस्फाई हो रहा है ना, बिकॉज शाह ऑटो लिमिटेड इज सब्सिडरी ऑफ नरेंद्र मोटर लिमिटेड,
और नरेंद्र मोटर लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है तो शाह ऑटो लिमिटेड भी गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। तो वो बिल्कुल सही कह रही है, उसे गवर्नमेंट कंपनी का स्टेटस मिल सकता है। आइए देखते हैं। तो आपको बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी के बारे में पूरा एक्सप्लेन करना है और फिर अपना आंसर देना है। अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 45 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच not less than 50%, 51% of the paid up share capital is held by central government और स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय सेंट्रल एंड पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, एक चीज आप यहाँ पे नोट करना, होल्डिंग कंपनी में, एसोसिएट में वोटिंग पावर की बात करी है, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी में शेयर कैपिटल की बात करी है। डन, ध्यान से इस बात को बहुत ध्यान से आप लिखोगे। तो जहां पे मोर देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड कर रही है या स्टेट गवर्नमेंट होल्ड कर रही है, एक स्टेट गवर्नमेंट या एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स मिलके होल्ड कर रही हैं, या आधा आधा दोनों, मतलब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है, तो इन दैट केस हम कहते हैं वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी होती है। एक चीज और बताई है कि सब्सिडरी कंपनी कहाँ होती है। सब्सिडरी कंपनी वो होती है जिसमें मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर दूसरी कंपनी का है। तो और यहाँ पे बताया है, क्लियर किया है कि भैया गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी भी गवर्नमेंट कंपनी होती है। तो आपसे यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी भी बता दी, सब्सिडरी भी बता दी, क्योंकि आपको सब्सिडरी भी तो फाइंड आउट करना है। तो इन द अबव केस हमने देखा कि शाह ऑटो लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ नरेंद्र मोटर लिमिटेड बिकॉज नरेंद्र मोटर लिमिटेड मोर देन हाफ वोटिंग पावर कंट्रोल कर रहे हैं। एंड हमें पता है कि गवर्नमेंट कंपनी की जो सब्सिडरी होती है वो भी गवर्नमेंट होती है। तो यहाँ पे क्योंकि शाह ऑटो लिमिटेड सब्सिडरी है नरेंद्र मोटर लिमिटेड की, तो वो भी गवर्नमेंट कंपनी का स्टेटस ले सकती है। सिंपल, आपको इतनी सी बात बतानी थी। तो ये था हमारा कंप्लीट रिवीजन टेस्ट पेपर्स, ऑल 20 क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। आपको क्या करना है, आपको दोबारा से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है लिख लिख के। क्लियर? तो और ना, मतलब देखो, आप देखो पूरा आपका एक तरीके से आपका सारा सिलेबस यहाँ पे पता चल जाता है, आपको रिवाइज हो जाता है, और ये आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कहाँ आप लैग कर रहे हो। तो मेक श्योर आप इसकी अच्छे से रिवीजन करेंगे, अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे लिख लिख के, ठीक है, और अपने आंसर्स को चेक कर लेंगे विद सजेस्टेड आंसर्स। अगर कोई कमी होती है तो दोबारा से आप उस चीज को लिखेंगे। तो आई होप आपको ये सेशन, आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। आप जरूर इसको देखोगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री श्याम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।